डियर स्टूडेंट्स, कल वाले पार्ट में अपन ने साबुन तक पढ़ लिया था, साबुन की क्रियाविधि तक देख ली थी। और ये जो 7th पार्ट है उसके अंदर अपन अपमार्जक और कुछ कीट प्रतिरक्षकों की बात करेंगे। आप जानते हो 10th से पढ़े आए हो और शायद 11th में भी आपने खूब पढ़ा है कि साबुन से अच्छे होते हैं अपमार्जक। और अच्छा होने का रीज़न क्या है? इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो आपका कठोर जल है उसके अंदर भी ये झाग देते हैं। कठोर जल में भी क्या करते हैं? झाग देते हैं। तो वही 10th वाली परंपरा चली आ रही है। उनके अंदर 2-3 वर्ड कुछ अलग है, ऋणायनी, धनायनी और उदासीन अपमार्जक के नाम से। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये वही हैं लगभग, बट थोड़ा सा इनमें जो आपका सल्फोनेट लवण होते हैं सोडियम के, बस वो एक नया पार्ट जुड़ जाता है। तो वही काम है, सब चीज़ें वही चीज़ सेम सी हैं। जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे आपके साबुन होते थे, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ऐसा वहाँ नहीं होता था। ये साबुन के समान ही कार्य करते हैं। कार्य का मतलब तो साबुन की तरह ही काम आते हैं, स्वच्छ करने का, कपड़े का मैल हटाने का। लेकिन ये साबुन नहीं होते, साबुन की तरह काम करते हैं लेकिन साबुन नहीं होते हैं। ये देखो इनका ये आपका जो सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट या सोडियम लॉरियल सल्फेट है, ये इसका व्यावसायिक नाम है ट्रेफ्ड। इसी प्रकार ये इसकी स्ट्रक्चर है। व्यापारी जो नाम है, इसका व्यापारिक नाम नेकोलोन या सेंडामार्स भी इनका व्यापारिक नाम है। पूछ लिया जाता है व्यावसायिक नाम। जैसे आपको पता है बिजनेस में कोई चीज़ बिकती है वो अलग अलग नाम से मिलती है, भले उसका केमिकल फार्मूला कुछ हो, क्योंकि जो जनता है वो केमिकल फार्मूला थोड़ी ना बोलेगी किसी चीज़ को लेने के लिए या बेचने के लिए। वो तो एक कॉमन नेम बना देते हैं कि इसको, अब जो नाम बनता है वो इसके उपयोग के आधार पर या किसी कंपनी के आधार पर या किसी सोर्स के आधार पर या किसी आदमी के आधार पर XYZ जो भी बन जाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये जो आपका डोडेसिल 12 कार्बन ये जो नज़र आ रहे हैं वो इसके अंदर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। नाउ दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। धनायनी अपमार्जक के बारे में अभी क्वेश्चन बना था पिछले एग्जाम 2020 में। अभी देखो ऋणायनी अपमार्जक क्या करा रहता है। इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला एल्किल होती है, वो तो कोई इशू नहीं है, सब में होती है। ये एरिल सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, ध्यान रखना। नाउ दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, इसमें लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या एरिल सल्फेट के सोडियम लवण को लिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ गया, ध्यान रखना। एग्जाम्पल का नाम पूछता है वो, सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब बात करते हैं अपन ऋणायनी अपमार्जक की, धनायनी अपमार्जक की बात करते हैं। धनायनी अपमार्जक में क्या है कि ये एमीन के चतुष्क लवण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका लाइन है, नाउ दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट। केवल अपमार्जन करने वाला आयन धनायन होता है। अपमार्जन मतलब क्लीन करने वाला, अपमार्जन का मतलब वही है जो इनको साफ करने वाला है। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पूछा था 2020 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अनायनित अपमार्जक, ना धनायन ना ऋणायन। ये उदासीन अणुयुक्त होते हैं। अब हम जान गए कि धनायन और ऋणायन के अलावा कैटेगरी बची है, तो किसकी बची है? उदासीन। इसमें एक जल स्नेही सिरा किसी आवेश द्वारा आवेशित होने के स्थान पर इस प्रकार बहुक्रियात्मक समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जल में विलय हो जाता है। यानी कि वहाँ पे आयन क्रिएट नहीं होते, आयन नहीं बनते हैं। इसकी ये खास बात है ना। तो ये वैसे कोई क्लास में भी नहीं कराता है इनको ऐसे डिक्टो, जैसे यूँ समझ लो नोट्स प्रोवाइड है और ये आपको लर्न करते रहना है, इनको पढ़ते रहना है, किसका क्या एग्जाम्पल है, कौन क्या कार्य आता है। देखो केमिस्ट्री में यही चीज़ें चलती हैं सब कुछ, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब अपन और चलते हैं आगे। ये देखो, इसी प्रकार पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एस्टर भी अपमार्जक की भांति व्यवहार करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉली मतलब खूब सारे OH समूह हों, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज़्यादा, कि उनके द्वारा जो एस्टर बने हैं वो भी अपमार्जन का ही कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेंटा एरिथ्रियोटॉल मोनो एल्कनोइट, ठीक है, ये इसका नाम है। अब नाउ दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज चैप्टर और इस टॉपिक का कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। 1 नंबर में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ लेते हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर, वही अंतर जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है। जैसे आपको पता है कि साबुन जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण तथा जल अपघटन करते हैं।
ठीक है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, क्योंकि आपको पता है क्षार अपन ने क्या लिया था कि वो OH यानी OH स्ट्रॉन्ग बेस थे वो, और जो आपका जो वसीय अम्ल था वो जो C17H35 लंबी चेन, वो एक वीक एसिड का काम करते हैं। प्रबल अपमार्जक है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड ले रहे हैं एस्टोसोपोर का विपरीत है, तो एस्टोसोपोर एक प्रबल एसिड है, और आपको बताया क्षार भी इनके अंदर प्रबल लिया जाता है, तो इनका जल अपघटन नहीं होता है। ये क्षारीय होते हैं क्योंकि क्षार की मात्रा ज़्यादा है, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो किसका आधिपत्य है, क्षार का। ये उदासीन हो गए क्योंकि दोनों चीज़ प्रबल है। नाउ दिस इज अंडरस्टैंड, यस। कठोर जल में उपस्थित आयन मैग्नीशियम और कैल्शियम को अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसे कल बताया कि ये कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं उनके साथ ये अवक्षेप बना लेता है और बैठ जाता है नीचे। इट मीन्स आपका जो साबुन है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। इट मीन्स आपके कपड़े की गंदगी तक साबुन काम ही नहीं करता, साबुन पूछ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। उदासीन प्रकृति के कारण, कौन, अपमार्जक। उदासीन प्रकृति के कारण अवक्षेपित आयन ही नहीं होते, मतलब वो आयनों में टूटेगा ही नहीं, पहले से उदासीन है, मतलब वो उससे क्रिया नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, झाग देंगे, कठोर जल होते हुए भी झाग देंगे। वो अलग चीज़ है कि हम जल की कठोरता कैसे दूर करें, उसके लिए अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छा काम कर लेते हैं और कपड़े को स्वच्छ कर देते हैं, झाग भी देते हैं। चौथा फैक्टर है, कठोर जल को मृदु नहीं बना सकते, जबकि ये कठोर जल को मृदु बना सकते हैं। साबुन स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं होता, स्नेहक के रूप में उपयोग होता है, स्नेहक के रूप में ये उपयोग हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 अंतर है, 4 अंतर आपको याद रखना है हमेशा के लिए, बल्कि समझना तो 5-6 सारे हैं इसके। अब नया टॉपिक जो अपना है, कल भी अपन ने कहा था कि अपमार्जन के बाद, अपमार्जन का ये देखो 7 मिनट का लेक्चर था, आपको 7 मिनट सुनने हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करनी है, याद करने हैं। लर्निंग पार्ट ज़्यादा है इस चैप्टर में, समझाने से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास भी होती है तो शायद इस चैप्टर के इतने लेक्चर में क्लास में ले पाता, ध्यान रखना, क्योंकि और चैप्टर हैं अपने पास लेक्चर देने के लिए, ठीक है। तो ये समझ लो, ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है आपके लिए कि इसको आपको इतना ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन और याद करने का पैटर्न आपको मिला है, ठीक है। तो अब अपने पास नया टॉपिक आया, कीट प्रतिरक्षी। कीट प्रतिरक्षी का मतलब जो है वो आप यूँ समझ लो कि अपन ऐसे कुछ केमिकल्स यूज करेंगे जो कीटों को, मतलब उनके व्यवहार या उनके स्वभाव को अपन थोड़ा सा इफेक्ट डालने वाले हैं। कीट खूब सारे होते हैं जो फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो कई फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, या कई अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे टिड्डी आ गई, कितनी सारी टिड्डी दल आया, तो ऐसे तो फिर फसलों का चौपट कर देगी, फसलों को क्या, हरे घास फूस सब खा जाएगी। तो फिर ऐसे वक्त में क्या करें, इनकी जनसंख्या को कैसा रोका जाए, इनको कैसे नष्ट किया जाए। या और भी कीट पतंगे बारिश के दिनों में या ऐसे सर्दियों के दिनों में खूब सारे ऐसे फसल को नष्ट करने भी आ जाते हैं, इंसान को मतलब ह्यूमन बींग्स को भी कुछ नेगेटिव फैक्ट या कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अब जैसे मच्छर ही मान लो, हम सो रहे हैं, मच्छर तय तय कर रहे हैं। अच्छा, मच्छर का स्वभाव है, मच्छर के बारे में एक डायलॉग है, क्या, आपने खुजाया वो आपका सकून था, आप उसे चाहते हुए भी नहीं मार सके क्योंकि वो आप ही का खून था। कौन, मच्छर, क्योंकि मच्छर अपना तो खून चूसता है। चलो ठीक है। तो इनके लिए क्या करें, ऐसे चीज़ों के लिए क्या करें जो हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी को या अपनी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे आपको पता है खूब सारे पेस्टिसाइड आते हैं। अच्छा, वे रासायनिक पदार्थ जो कीट पतंगों को मारने, भगाने या हटाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। कई बार अपन क्या करते हैं, मारते नहीं हैं, उनको भगा देते हैं या वहाँ से हटा देते हैं। कीट प्रतिकर्षी कहलाते हैं। आगे बात समझ में, कीट पतंगे जो भी हैं, मतलब अपना कॉकरोच है, मकड़ी है, XYZ जो भी आपकी मतलब मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, छोटे मोटे फंगस जो भी हैं, कीटों को अपन भगाने में जो काम में ले रहे हैं या मारने में जो काम ले रहे हैं, है ना, वो कीट प्रतिकर्षी कहलाते हैं। पहली बात तो कीट प्रतिकर्षी की डेफिनेशन, अधिकांशतः कीट प्रतिकर्षी वायु में मिलकर कीट पतंगों के श्वसन तंत्र को रोक देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, जैसे ओडोमास है, और अपने बोलिए ऑल आउट जलाते हैं रूम में। ऑल आउट क्या है, वो एक तरह से जो मच्छर आते हैं वो घूमती है और अपनी रूम के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर घूमेगी, मच्छर वहाँ आएंगे तो उनके श्वसन तंत्र को अवरुद्ध कर देगी और मच्छर को मार देगी, ठीक है। लेकिन श्वसन तो अपन भी ले ही रहे हैं रूम के अंदर, तो कृपया बचें, कुछ और प्रयोग करें,
क्योंकि श्वसन तंत्र और ख़ासकर छोटे बच्चों को जब इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है तो उनका श्वसन तंत्र अपने से वीक होता है, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आजकल के जितने ज़्यादा मच्छरों को जैसे 1 सेकंड में मारते हैं ना 100 मच्छरों को मारने वाली शक्ति, उनमें जितना ही ज़्यादा केमिकल आता है, तो हार्मफुल है ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी। केमिकल से खिलवाड़ तो देखो आपको पता है, अगर मैंने कहा आपको शुरू में कह दिया था कि नेचुरल तो बॉडी है लेकिन उसको आर्टिफिशियल बनाना चाह रहे हैं, उसको केमिकल यूज करना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ द्रव्य कीट प्रतिकर्षी जैसे कि फिनेट, बेंगान, एंडोसल्फान, फिनोकॉल, फिनाइल इत्यादि को घरों में या खेतों में कीट प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन टॉयलेट क्लीनर में भी कुछ लेते हैं इस चीज़ों को खेतों में, या जैसे कभी कभार गेहूँ ख़राब ना हो जाए या वो ख़राब ना हो जाए, इन सब में यूज कर ही लेते हैं। पाउडर डाल दे, टिड्डी पाउडर डाल इत्यादि को घरों में खेतों में कीट प्रतिकर्षी का उपयोग करते हैं। ठीक है, वह कुछ हर्बल प्राकृतिक भी होते हैं कीट प्रतिकर्षी, जैसे नेप्थेलिन की गोलियाँ कपड़ों में रह देते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो। ओडोनिल, ओडोमास भी लगाते हैं, कीट प्रतिकर्षी के रूप में काम में लेते हैं। तो ये मैंने वही कहा, आप इस चीज़ को समझ गए। एक बार आप पढ़ोगे और इस चीज़ को सुनने के बाद आपको कैसे पढ़ना है तो आपको बहुत कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फिरोमोन्स लैंगिक आकर्षी। फिरोमोन लैंगिक आकर्षी, देखो फिरोमोन लैंगिक आकर्षी का मतलब है, आपको पता है कि इस वक्त की आपका कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या कोई चाहे जानवर हो, जो आपका विपरीत लिंग एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है, मेल फीमेल को, फीमेल मेल को, एक दूसरा एक अपना ह्यूमन सेंस होता है कि ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसा अट्रैक्शन होता है या कुछ हार्मोन सिक्रेशन होता है जिससे एक दूसरे अपोजिट लिंग एक दूसरे को अट्रैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ केमिकल यूज करने वाले हैं ताकि उनकी जनसंख्या को रोका जा सके या उनको बंधीकरण कर दे, सेटेलाइज कर दे, है ना। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी जंतु द्वारा उत्सर्जित होते हैं तथा उन्हें जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, फेरोमोन कहलाते हैं। फेरोमोन मतलब जैसे हम उनको हार्मोन या कुछ और नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं जंतुओं के केस में उनको फेरोमोन बोलेंगे कि जैसे कोई भी सिक्रेशन कर दिया तो कहीं मेल की खुशबू आ रही है तो फीमेल पहचान लेगी, कहीं फीमेल ने कोई हार्मोन सिक्रेशन कर दिया तो वहाँ तक मेल पहुँच जाएगा उसकी खुशबू से, उसके पीछे पीछे, है ना। ऐसा होता है, हाँ जंतुओं में भी होता है, इंसानों की तरह। तथा अन्य जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी कि जैसे मान लो कोई फीमेल ने ऐसा हार्मोन सिक्रेशन कर दिया तो वहाँ चारों तरफ की जो मेल हैं वो टेंशन में आ जाएंगे कि कुछ ऐसा कुछ अट्रैक्शन हो जाएगा उनको। तो ये इन चीज़ों को फेरोमोन कहते हैं। फेरोमोन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसके आधार पर उस जंतु की पहचान हो सकती है। फेरोमोन कई प्रकार के होते हैं जैसे कि लैंगिक अनुगामी फेरोमोन। ठीक है, फेरोमोन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, फेरोमोन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लैंगिक आकर्षक के रूप में होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसके रूप में होता है? लैंगिक आकर्षक के रूप में, लैंगिक। ठीक है, तो इन चीज़ों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये लैंगिक फेरोमोन्स जो हैं वो प्रजनन काल, मतलब कि जो निषेचन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मतलब जनन होता है या प्रजनन होता है, उस वक्त इन चीज़ों का ज़्यादा यूजफुल होता है, खासकर कीट प्रतिकर्षियों में या कीटों के अंदर। लैंगिक आकर्षी फेरोमोन प्रजनन काल में मुख्यतः मादा द्वारा, और जिसमें भी क्या होता है मुख्यतः मादा जो आपकी कीट होती है या जो इस प्रकार के कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा कुछ एक हार्मोन या केमिकल सर्वाइट किया जाता है। और वो सब जानवरों का एक अलग अलग पर्पज होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिससे नर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि जो फीमेल हैं वो इस प्रकार का कुछ फेरोमोन सिक्रेशन करते हैं ताकि नर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और वो प्रजनन काल संपन्न करते हैं। लेकिन कस्तूरी मृग में नर की नाभि में कस्तूरी का उत्सर्जन होता है। दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट। 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। 2018 का इंपॉर्टेंट यही पूछा था कि जो आपकी मृग की इसमें देखो उल्टा हो गया। नॉर्मली क्या करते हैं, मादा उत्सर्जन करती है, लेकिन जो ये आपका कस्तूरी मृग है उसमें नर की नाभि में कस्तूरी मस्क का उत्सर्जन होता है जिससे मादा आकर्षित होती है। यहाँ उल्टा है ना, जिससे क्या होती है, तो वो यही पूछा था कि इसके कौन उत्सर्जित होता है, तो ये कस्तूरी ये उत्सर्जित होता है, इसे मस्कोन कहते हैं। ये उसका आंसर था। उस हार्मोन का क्या नाम है जो नर की नाभि में उत्सर्जन होता है? मस्कोन।
अब की बार की जो इम्पोर्टेंट है ये भी पूछा जा सकता है कि चीते, बिल्ली इत्यादि द्वारा उत्सर्जित फेरोमोन को सिवटॉन कहते हैं। ये दिस इज़ नाउ विल बी रियली इंपॉर्टेंट अगेन एग्जाम, अगर कोई आगे एग्जाम आएगी तो उसके लिए दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अच्छा, ये जो फेरोमोन है इनके स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो मस्कोन है जो नर जो मृग है उनकी नाभि में पाया जाता है। सिवटोन चीते बिल्ली के जो फेरोमोन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। अनुगामी फेरोमोन्स हैं या क्रिस्मेलिक ब्रंकेल जो लार्वा है उसके अंदर की सुरक्षा का फेरोमोन्स है। तो ये सब एक दूसरे फेरोमोन यही होता है कि एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए नर या मादा, ऑलमोस्ट मादा में। और सिर्फ एक एग्जाम्पल था मृग का, वो मैंने बता दिया, जो नर में होता है, मेल में होता है। आगे बात करते हैं अपन, लैंगिक आकर्षी फेरोमोन का उपयोग हानिकारक कीट नियंत्रण में भी किया जाता है। यदि किसी कीट के लैंगिक आकर्षी फेरोमोन की थोड़ी सी मात्रा को एक स्थान पर रख दिया जाए, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे खूब सारे हमारे आसपास में खूब सारे ऐसे कीट पतंगे आ गए, अब उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। हम क्या करें, उनको सबको मारना नहीं चाहते हैं, पाप लग जाए, या मारना नहीं चाह रहे हम उनको, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हमको प्रॉफिट दे रहे हो, किसी भी वजह से हम मारना नहीं चाहते, लेकिन उनको बंधीकरण कर सकते हैं। बंधीकरण का मतलब है उनकी जो जनन क्षमता है उसको बांध सकते हैं, मेल की भी बांध सकते हैं और फीमेल की भी बांध सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नसबंदी जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है, आगे प्रजनन काल में जो स्पर्म्स होते हैं या अंडाणु होते हैं वो मतलब मिलान नहीं होता उनका, ऐसा ही अपन इनके साथ कर सकते हैं, या तो नर को या मादा को। कैसे करेंगे, केमिकल होते हैं। पहले क्या करेंगे कि जैसे मान लो मेल को आकर्षण करना है तो फीमेल के द्वारा जो हार्मोन फेरोमोन्स सिक्रेशन होते हैं वो डाल देंगे। अगर मेल का बंधीकरण करना है तो फीमेल के द्वारा जो उत्सर्जन हार्मोन फेरोमोन्स होते हैं उनको एक जगह रख देंगे। सारे मेल दौड़ते हुए आएंगे कि वहाँ पे अपने को फीमेल मिलेगी, उसके पीछे पीछे भागते हुए भूं भूं करते हुए चारों तरफ से घूम घूम के वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे कि यहाँ तो अपने को आज कोई फीमेल मिलने वाली होगा क्या। वहाँ पे फिर वो सारे नर इकट्ठे हो जाएंगे और उनके साथ फिर धोखा किया जाएगा, उनका बंधीकरण किया जाएगा, सेटलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आगे की जो जनरेशन है, आगे का जो जनरेशन काल है वो उनका अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, तो जनसंख्या नहीं फैलेगी फिर, है ना। अब मादा क्या है, अब जैसे नर का बंधीकरण हो गया तो मादा चाहे कितनी उड़े भूं भूं करे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नई जनरेशन होगी ही नहीं। अभी बात समझ में। तो ऐसा भी होता है, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसा भी करते हैं। यही शब्दों में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको मेरी भावना प्रकट की, वही भावना इन शब्दों में बयां हो रही है। यदि किसी कीट विशेष के लैंगिक आकर्षी फेरोमोन की थोड़ी सी मात्रा को एक स्थान पर रख दिया जाए तो उसका विपरीत लिंग कीट उस स्थान पर एकत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, जिससे मारा जा सकता है। पहली बात, कोई मार भी सकते हैं, ये तो ऑप्शन है ही है, या बंधीकरण किया जा सकता है, बंधीकरण सेटलाइजेशन किया जा सकता है, तथा इससे प्रजनन की दर कम हो सकती है या रुक भी सकती है। अगर सारे के सारे एक साथ ही अपने बेखावे में आ गए और धोखा हो गया तो फिर क्या हो सकता है, जनसंख्या एकदम से कंट्रोल भी हो सकती है, कम तो होगी बट एक तरह से फिक्स भी हो सकती है। तो ऐसा बहुत कुछ किया जाता है। वो अपने इंसान देखो, जीव है, जनसंख्या है, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं, हम भी करते हैं। पता नहीं अगला जन्म किस रूप में हो, बट ह्यूमन बींग्स अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कुछ भी कर सकता है। श्याम नाम दंड भेद, ये मनुष्य लाइफ में बुद्धि दी है भगवान उन्हें, तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धर्म अधर्म सब कुछ कर सकता है। समझ गए बात को। चलो कोई बात नहीं। तो ये आज का शॉर्ट वीडियो था। कल वाले वीडियो में पार्ट ख़त्म हो जाएगा। कल का भी इतना बड़ा नहीं बनेगा, 20 मिनट में कल भी इस चैप्टर को ख़त्म करवा देंगे। तो ये अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे लॉकडाउन में भी। तो अपन के मस्ते में पीछे नहीं है, डोंट वरी। और आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, और संकेत मिल गए हैं, डेफिनेटली 1 तारीख से स्कूल खुल जाएगी 11-12 की, तो खासकर चिंता की कोई बात नहीं, 15-20 दिन और हैं, एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।